हेलो एवरीवन। इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड। ये अपर लिम्ब का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में एक सवाल चाहे शॉर्ट हो और इन केस लॉन्ग क्लिनिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। सो व्हाट आर ब्रेस्ट? ब्रेस्ट होती है हमारी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में प्रेजेंट होती है, बट मेल्स में नॉन फंक्शनल होती है। लोकेशन ये सुपरफिशियल फेशिया में लोकेटेड होती हैं। इसका एक्सटेंट देख लेते हैं। वर्टिकल 2nd to 6th रिब और हॉरिजॉन्टली लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिक्स एक्सिलरी लाइन तक ये एक्सटेंड करती है। इसका शेप होता है सेमी स्फेरिकल बल्ज। ये ब्रेस्ट का डायग्राम है। हम ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं: अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल और लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। ब्रेस्ट जो होती है हमारी सुपरफिशियल में लाई करती है, सुपरफिशियल फेशिया में लाई करती है, बट इसका एक पार्ट जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट का एक्सटेंशन है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ये डीप फेशिया में लाई करती है थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ लैंगर, ओपनिंग इन दी डीप फेशिया। ये इस ओपनिंग के थ्रू, फोरामेन ऑफ लैंगर के थ्रू सुपरफिशियल फेशिया से डीप फेशिया में जाता है। तब हमने एक्सिला का कंटेंट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस का डायग्राम है। आप इसमें ब्रेस्ट का एक्सटेंड देख सकते हैं। 2nd रिब से 6th रिब तक ब्रेस्ट एक्सटेंड करती है और लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से मिड एक्सिलरी लाइन तक हमें इसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। सो दिस इज आवर ब्रेस्ट, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, फोरामेन ऑफ लैंगर जो कि ओपनिंग होती है इन दी डीप फेशिया। दिस इज आवर एरियोला एंड बीच अपर लेटरल क्वाड्रेंट में और स्पेशली एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस में जो ब्रेस्ट ट्यूमर के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिलेशंस की। सो ये हमारी मेमोरी ग्लैंड है, ये स्किन हो गया या एरियोला या निप्पल हो गई। ये हमारे लेक्टिफेरस डक्ट्स, लेक्टिफेरस साइनसेस। ये है हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल और पेक्टोरल फेशिया, हमारी क्लैविकल, उसके नीचे सब क्लेवियस, पेक्टोरलिस माइनर मसल, और ये हमारा क्लैवी पेक्टोरल फेशिया, और पीछे हो गई हमारी चेस्ट वॉल। सो ब्रेस्ट के पीछे, मतलब मेमोरी ग्लैंड के पीछे एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मतलब पीछे, जो कि अलाउ करता है फ्री मूवमेंट ऑफ द ब्रेस्ट को। ब्रेस्ट जो होती है वो फ्रीली मूवेबल होती है बिकॉज ऑफ दिस स्पेस। इन केस ऑफ कैंसर इस स्पेस में सेल्स जो होते हैं वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, और जिस वजह से ब्रेस्ट जो होती है वो फिक्स हो जाती है। दिस स्पेस इज रेट्रो मेमोरी स्पेस। अब हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल, हमने देखा कि जो ब्रेस्ट है हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल अप्लाई करती है, साथ ही साथ एक्सटर्नल ओब्लिक और सेरेटस इंटीरियर भी। दिस डायग्राम इज शोइंग द मसल लाइन डीप टू द मेमोरी ग्लैंड। सो ऊपर हो गई हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल, साइड से लेटरली हमें दिख रही है सेरेटस इंटीरियर, और नीचे हमें देखने को मिल रही है एक्सटर्नल ओब्लिक। ये ब्रेस्ट के डीप रिलेशन में है। सुपरफिशियल में तो स्किन और सुपरफिशियल फेशिया हो गया, डीप रिलेशन में ये 3 मसल्स हो गई और हमारा पेक्टोरल फेशिया और रेट्रो मेमोरी स्पेस। 3 मसल्स, पेक्टोरल फेशिया और रेट्रो मेमोरी स्पेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेस्ट। स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा से मिलकर हमारी ब्रेस्ट बनती है। स्किन में हमें पता है हमारा एरियोला आ जाता है और हमारा निप्पल आ जाता है। पैरेन्काइमा में हमारे ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हो जाते हैं जो कि हमारे मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और स्ट्रोमा में हमारे कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट होते हैं। सो ये स्किन का एक डायग्राम है। ये है हमारा एरियोला और ये है हमारा निप्पल। एरियोला जो होता है वो थोड़ा डार्कली पिगमेंटेड एरिया होता है जो सराउंडेड होता है निप्पल के, और उसमें मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होती है जो प्रिवेंट करती है ड्राइंग एंड क्रैक। निप्पल जो है 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के लेवल पे होता है। इट कंटेन स्मूथ मसल और इट इज़ रिचली इनर्वेटेड बाय सेंसरी नर्व एंडिंग। एरियोला में कुछ ट्यूबरकल्स देखने को मिलते हैं, ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टगोमरी,
जो कि सीबेशियस ग्लैंड ही होती हैं और प्रेगनेंसी में वो एनलार्ज हो जाती हैं। हमारे पैरेन्काइमा का डायग्राम है, इसमें हमें लोब्स ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिल रहे हैं, एक डायलेटेड एरिया जिसको हम लेक्टिफेरस साइनस बोल रहे हैं वो देखने को मिल रहा है, एंड हमारा लेक्टिफेरस डक्ट जो निपल होता है वो पियर्स होता है बाय 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स। एंड दिस पिक्चर वी कैन सी दी स्ट्रोमा ऑफ द ब्रेस्ट, जिसमें ये हमारे लिगामेंट ऑफ कूपर है, सस्पेंसरी लिगामेंट, और हमारा फैट वगैरह इन लोब्स में देखने को मिल रहा है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ लोब ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये हमारे एसिनाई है, यहाँ पे हमारा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है, फिर ये हमारे लोब्यूल्स आ जाते हैं, दैन सारे एसिनाई लोब्यूल्स आगे जाके लेक्टिफेरस साइनस में टर्मिनेट करते हैं, एंड उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट होता है जो कि निप्पल में ओपन कर रहा होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट। एज वी नो, हमारी जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यू होती है, और जो कंटिन्यू होती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी में। सबक्लेवियन आर्टरी एक ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती है बाय देयर परफोरेटिंग ब्रांचेस। देन एक्सिलरी आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, वो उसको सप्लाई करता है। सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक की कुछ ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, एंड देन लेटरल thoracic artery which again is a part of second part of axillary artery, वो उसको सप्लाई करता है। कुछ ब्रांचेस इंटरकॉस्टल आर्टरीज़ की भी कुछ ब्रांचेस होती हैं जो मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। तो एक बार हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी जो आगे जाके कंटिन्यू होती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी कंटिन्यू हो रही है एज एक्सिलरी आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो वाया परफोरेटिंग ब्रांचेस मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। फिर आगे जो हमारी टीरीस माइनर मसल है उसको क्रॉस करके पेक्टोरलिस माइनर मसल है, सबक्लेवियन आर्टरीज को क्रॉस करके एक्सिलरी आर्टरी फॉर्म करती है। एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की जो ब्रांच है वो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती है। फिर थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक की कुछ ब्रांचेज हैं जो कि उसको सप्लाई करती है, एंड लास्टली लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती है, विच अगेन इज अ ब्रांच ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ मेमोरी ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। फिर कुछ ब्रांचेज होती है इंटरकॉस्टल आर्टरीज़ की जो कि इसके इंफीरियर क्वाड्रेंट को सप्लाई करती है। सो ये जो मैंने अभी बोला है उसी को मैंने लेबल कर दिया। इसको एक बार हम फिर देख लेते हैं। ये है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी जो कि पेक्टोरलिस माइनर मसल को क्रॉस करके बन जाती है एक्सिलरी आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती है वाया परफोरेटिंग ब्रांचेस। देन जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है उससे निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकेंड पार्ट से थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक और लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती हैं, और कुछ ब्रांचेज होती हैं फ्रॉम इंटरकॉस्टल आर्टरीज। जो डायग्राम में मैंने बनाया है वही इसमें लिखा है। सबक्लेवियन आर्टरी की इंटरनल थोरेसिक आर्टरी वाया परफोरेटिंग ब्रांचेस, एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट से सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी और सेकेंड पार्ट से लेटरल थोरेसिक आर्टरी और थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक, और कुछ होती हैं हमारी इंटरकॉस्टल आर्टरीज की ब्रांचेस। नेक्स्ट वेनस ड्रेनेज। सो एक्सिलरी वेन, इंटरनल थोरेसिक वेन और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन। जनरली क्या होता है, वेन और आर्टरी साथ साथ चलती हैं, तो एक्सिलरी आर्टरी थी तो एक्सिलरी वेन, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी थी तो इंटरनल थोरेसिक वेन, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज थी तो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लिम्फ नोड्स। मेमोरी ग्लैंड का भी कोई सब टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है लिम्फ नोड्स। इसका क्लिनिकल बहुत आता है ब्रेस्ट कैंसर को लेके। हमने पहले देखा था कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम एक बार रफ आइडिया ले लेते हैं अबाउट दी लिम्फ नोड्स। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये हमारी क्लैविकल है, ये हमारी मेमोरी ग्लैंड है, ये हमारी
एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए जो लेफ़्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करती है बॉडी को। ये है हमारा डायफ्राम। अब क्लैविकल के ऊपर है तो सुप्रा क्लैविकुलर नोड, और इसके नीचे ये हो गया हमारा एपिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। तो ये एपिकल, सेंट्रल, लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर ये हमारे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में आते हैं। स्टर्नम की साइड में ये हमारा इंटरनल मेमोरी नोड, जिसको हम पैरास्टर्नल लिम्फ नोड भी बोल सकते हैं, और कुछ हमारे पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स। एक बार हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को डिटेल में देख लेते हैं। ये हमारा एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है, तो इसके आगे होगा एंटीरियर, पीछे की तरफ होगा पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है, ये लेटरल हो गया, ये टिप पे अप्रॉक्स सेंट्रल हो गया, और ये वाला हो गया हमारा डेल्टम पेक्टोरल लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स में भी जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अप्रॉक्स 75% ऑफ द लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होती है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में होती है। सी, जो अप्रॉक्स 75% ड्रेनेज होती है वो एक्सिलरी नोड्स में होती है, 20% हमारी इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड में, और बची हुई 5% पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पैरेन्काइमा। हमने पढ़ा है पैरेन्काइमा में आते हैं हमारे ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो कि मिल्क प्रोडक्शन कराते हैं। अब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक तो होगा स्किन एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला, और एक होगा लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पैरेन्काइमा इंक्लूडिंग निपल एंड एरियोला। सो ये हमारा जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा निपल है, ये हमारा एरियोला है। इसके आसपास एक लिम्फ नोड का प्लेक्सिस देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं लिम्फ प्लेक्सिस ऑफ सैपी। ये निपल के पीछे नहीं होगा, ये एरियोला के बिहाइंड हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जो हमारा इनर क्वाड्रेंट है वो लिम्फ ड्रेन करेगा पैरास्टर्नल लिम्फ नोड में। जो हमारा अपर क्वाड्रेंट है वो हमारा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेगा। जो उसमें भी एपिकल होता है वो लाइक फाइनल डेस्टिनेशन होती है हमारे लिम्फ की, तो इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और सेंट्रल से जाके वो फाइनली एपिकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं। जो और डीपर एक्सपेक्ट्स हैं हमारे मेमोरी ग्लैंड के, उसका जो लिम्फ है वो इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन होता है। एक बार फिर देख लेते हैं। इनर क्वाड्रेंट से लिम्फ जा रहा है पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स में, डीपर क्वाड्रेंट से जा रहा है इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स में, अपर क्वाड्रेंट से हमारा एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में, उसमें भी फाइनली वो रीच कर रहा है हमारा एपिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। और जो एरियोला है उसके बिहाइंड लिम्फ नोड्स का प्लेक्सिस देखने को मिल रहा है, उसको बोलते हैं प्लेक्सिस ऑफ सैपी, जिसमें कि एरियोला का जो लिम्फ है वो ड्रेन करता है। अब ये जो हमारा प्लेक्सिस ऑफ सैपी बना है, इसका जो लिम्फ है वो जाएगा एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड में एंड देन एपिकल। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्किन का लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सेप्ट फॉर निपल एंड एरियोला, जो कि हमने ऊपर वाले डायग्राम में देख लिया। तो वही ये हमारा क्लैविकल हो जाएगा, ये हमारा स्टर्नम, ये हमारा डायफ्राम को शो कर रहा है, और ये हमारा लिवर। तो जो अपर क्वाड्रेंट है उससे लिम्फ जा रहा है हमारा सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड में और इंफ्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड में, क्लैविकल के ऊपर और क्लैविकल के नीचे। जो हमारा इनर क्वाड्रेंट है उससे लिम्फ जा रहा है पैरास्टर्नल लिम्फ नोड में, बट इसमें एक कैच है। जो इनर क्वाड्रेंट है इसका जो लिम्फ है वो उसके साइड वाले पैरास्टर्नल लिम्फ नोड पे और उसके जो अपोजिट साइड वाले जो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड है, मतलब लेफ़्ट साइड का राइट साइड वाले पैरास्टर्नल लिम्फ नोड में भी जा सकता है। तो इसलिए जो ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं। अगर एक ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर हमें देखने को मिल रहा है तो देयर आर चांसेस कि जो दूसरी साइड की ब्रेस्ट है वो भी अफेक्टेड हो। अब जो इनर क्वाड्रेंट है उससे लिम्फ हमारा सब पेरिटोनियल प्लेक्सिस में जाता है, जो कि इन केस अगर लिवर के लिम्फ नोड में गया तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज कराएगा, और वो ट्रैवल करके ओवरी में गया तो ओवेरियन कैंसर कॉज कराएगा।
ब्रेस्ट कैंसर अगर ओवेरी में जाके ओवेरियन कैंसर डेवलप कराता है तो हम उसको बोलते हैं क्रोकनबर्ग्स ट्यूमर। सो हमारी जो सब लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्लिनिकल एनाटॉमी का क्वेश्चन इससे आता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर सीन इन फीमेल्स, एपिथेलियल सेल ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट जो है उनमें पॉलिफरेशन देखने को मिलता है। 60% केसेस में अपर लेटरल क्वाड्रेंट में हमें कैंसर देखने को मिलता है। अब पेशेंट विद ब्रेस्ट कैंसर की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा, तो पेनलेस हार्ट लम्स होंगे, मतलब गांठ सी होगी पेनलेस। ब्रेस्ट बिकम फिक्स्ड एंड इमोबाइल बिकॉज हमने पढ़ा था जो रेट्रो मेमोरी स्पेस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट के फ्री मूवमेंट के लिए। But in case of cancer, due to the infiltration of suspensory ligament of Cooper, मतलब जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ऊपर का, उसमें जो टिश्यू सेल्स होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं जिससे कि लिगामेंट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर देता है। रेट्रो मेमोरी स्पेस में भी हमें इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। रिट्रैक्शन ऑफ निपल ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन इन लैक्टिफेरस डक्ट और प्योर ऑरेंज अपीयरेंस, मतलब ऑरेंज अपीयरेंस देखने को मिलती है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स। ये हमारी प्योर ऑरेंज अपीयरेंस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्किन है उसमें ऑरेंजिश कलर हमें देखने को मिल रहा है और स्किन की डिम्पलिंग हो रही है। ये दिस इज कॉल्ड डिम्पलिंग ऑफ स्किन। ये हम एक मैमोग्राम देख रहे हैं जिसमें ये ब्रेस्ट का कार्सिनोमा देखने को मिल रहा है। At last we will talk about the development of breast. So breast develop along the ectodermal thickening known as milk line or line of Schlotz. So basically एक लाइन होती है जो कि एक यंग एम्ब्रियो में हमें देखने को मिलती है जो एक्जिला से ग्रोइंग रीजन तक एक्सटेंड कर रही होती है। काफ़ी लोअर एनिमल्स में सेवरल मेमोरी ग्लैंड डेवलप करती हैं अलॉन्ग दिस लाइन, बट इन ह्यूमन बींग्स जो वो रिज है वो डिसअपियर कर जाती है एक्सेप्ट हमारे पेक्टोरल रीजन में जहाँ पे वो थिकन होके डिप्रेस हो जाती है एंड इट गिव्स ऑफ 15 to 20 सॉलिड कॉर्ड्स। इट गिव्स 15 to 20 कॉर्ड्स जो कि अंडरलाइन मेसेनकाइम में पॉलिफरेट करती है और ग्लैंड बनाती है। एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ जो एक्टोडर्मल थिकनिंग है वो रेज होके वो थोड़ा ऊपर होके निपल फॉर्म करती है। सो इट एक्सटेंड फ्रॉम एक्सिला टू ग्रोइन। फिर वो एक्टोडर्मल थिकनिंग 15 से 20 हमारी सॉलिड कॉर्ड्स बनाती है जो कि मेसेनकाइम में लोब्स का फॉर्मेशन करती है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्लिनिकल पॉइंट्स, कुछ टर्म्स जैसे कि पॉलीथेलिया, पॉलीमेस्टिया और गाइनोमेस्टिया। एज वी डिस्कस कि जो लाइन ऑफ स्क्लेरोसिस जो मिल्क लाइन है उसके अलॉन्ग जो है वो ब्रेस्ट डेवलप करती है। सो निपल अलॉन्ग मिल्क रिच इज़ ऑफन मिस्टेकन एज मोल्स, मतलब जो हमारी मिल्क लाइन है उसमें ड्यू टू जेनेटिक डिफॉर्मिटी इफ़ मोर निपल्स ग्रो करते हैं तो हम जनरली उसको मोल्स से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो निपल है या मोल है। नेक्स्ट पॉलीमेस्टिया, poly means many, mestia means breast. So development of more than one breast along the milk line. Gynecomastia, development of breast in males due to hormonal imbalance.